हेलो दोस्तों, एग्जाम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी की जर्नी में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो है मेंस के लिए आंसर राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप इस रेस में इन हो जाते हैं, लेकिन यह आपको रैंक नहीं दिलवा सकता क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते हैं। वहीं जो आपको रैंक आता है वो जो आपका मेंस के कितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपका रैंक एलोकेट होता है, यानी कि आप आईएएस आईपीएस जो भी बनना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपके मार्क्स आए हैं और आपके प्रेफरेंस है उसी हिसाब से आप बन सकते हैं। तो इसके लिए मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, और इसे ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेंस का आंसर राइटिंग किस तरह से करना चाहिए। और हम हिंदी मीडियम के टॉपर जो रवि कुमार सिहाग है उनकी कॉपी से देखेंगे कि वो किन बातों का ध्यान रखते थे, वो अपनी आंसर राइटिंग कैसे करते थे, और उसी से सीखने का आप सभी प्रयास करेंगे कि किस तरह से आंसर लिखना चाहिए। जैसा कि हिंदी माध्यम के छात्रों का कहना होता है कि जीएस के पेपर में हिंदी माध्यम में कम मार्क्स मिलते हैं, लेकिन रवि सिहाग सर को काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं जीएस में। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स उनको जीएस पेपर्स में मिले हैं। तो हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से आंसर राइटिंग करते थे कि हिंदी माध्यम में होने के बावजूद भी जीएस में उनको काफी बेहतरीन मार्क्स मिले हैं। तो चलिए देखते हैं, ये रवि सिहाग सर की कॉपी है जो वो टेस्ट लगाते थे उनका, और ये आप भी डाउनलोड कर सकते हैं विजन आईएएस के जो वेबसाइट है, वहां से जाके आप टॉपर्स कॉर्नर से यहाँ ये डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं उनके आंसर को कि वो कैसे लिखते थे अपना आंसर। तो यहाँ पे आप जैसा कि एक देख सकते हैं, प्रश्न है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन यानी जीएनसीटीडी संशोधित अधिनियम 2021 द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए इन संशोधित अधिनियम से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, हमेशा ही जो लास्ट का वर्ड होता है ना, वो आपको जरूर देखना है कि क्या पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपका हाईलाइट करने के लिए पूछ रहा है, तो हाईलाइट वाले क्वेश्चन में हम जो इंपॉर्टेंट उस जो भी एक्ट पूछा गया है उनके इंपॉर्टेंट प्रावधान को लिखते हैं हम। जाहिर सी बात है, आप बुलेट पॉइंट्स में या नंबरिंग करके आप सारे प्रावधानों को हाईलाइट्स कीजिए। तो जैसे कि देखते हैं, रवि सर ने सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, जो ये अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके बारे में उन्होंने इसे डिफाइन किया है। सबसे अच्छा होता है और इजी होता है कि अगर कुछ एक्ट है या इस तरह की कोई चीज पूछ रहे हैं, अगर कोई वर्ड भी है, अगर उसके बारे में आपको कोई डाटा नहीं पता है, कोई फैक्ट नहीं पता है, तो आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो सर ने इसे डिफाइन किया है सबसे पहले आपको, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रो। तो जो इंट्रो है उसमें डेफिनेशन दिया है इन्होंने, और उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने जो बॉडी पार्ट है उसमें शुरू कर दिया है। देखिए, एक छोटा सा चार्ट बना के या ये इन्होंने अपना पॉइंट सारे उसके बारे में बता दिए हैं कि क्या संशोधन हालिया किया गया है। देखिए, आप कभी भी पैराग्राफ में जो भी हाइलाइट्स वाली यानी विश्लेषण वाले क्वेश्चन रहे उसे कभी भी पैराग्राफ में ना लिखें, और ज्यादातर क्वेश्चन में आप कभी भी पैराग्राफ में लिखने का प्रयास ना करें। बुलेट पॉइंट्स में लिखें, आप टेबल बना दे, कुछ चार्ट बना दे, या फिर बहुत सारे तरह के डायग्राम्स होते हैं वो बना दे। पैराग्राफ में पढ़ना जो आंसर चेक करते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा बोरियत भरा होता है, तो इसलिए मार्क्स भी कम मिलते हैं। तो आप देखेंगे इस सर ने एक छोटा सा चार्ट जैसा बना दिया है, और उसमें उन्होंने लिखा है हालिया संशोधन जो भी हुए हैं, और उसे उन्होंने पॉइंट्स में करके लिख दिया है। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि मतलब ये जो एक्ट उन्होंने पूछा है कि उसमें मुद्दे क्या क्या हैं, उन मुद्दों को भी उन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है। आप जब भी देखेंगे कि कभी भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैराग्राफ में लिखने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। एक टॉपिक दिया है छोटा सा जैसे मुद्दे, उसके बाद उसको पॉइंट्स में बताए हैं, और लंबे लंबे लाइन एकदम करता हूँ कर रहा हूँ इस तरह का नहीं, बल्कि शॉर्ट, जहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां प्रदान करना, वो इस तरह भी लिख सकते थे कि यह जो अधिनियम है ये उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां प्रदान करती हैं। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता, आप एक एक दो दो शब्द भी बचा के आप अपना टाइम को सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो उत्तर हैं 20 प्रश्न लिखने होते हैं 3 घंटे के समय में, तो वो प्रश्न आप आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे छोटा छोटा 1 2 5 जैसे ये पूरा एक क्वेश्चन है, तो इन्होंने हर एक लाइन में अगर 2 4 शब्द भी कम लिखे
है, कर सकता है, इस तरह से जो लास्ट के वर्ड ना लिखे, 2-4 वर्ड भी कम, तो पूरे जो आंसर है उसमें ये कम से कम 20 से 30 शब्द कम लिखेंगे। और इसी तरह हर एक मतलब कि क्वेश्चन में 20 से 30 शब्द कम लिखेंगे 20 क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं हजारों शब्द जो है कम हो गए, और उस तरह से आपको कम समय में आप उत्तर लिख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कॉपी जो चेक करता है उसके लिए बोझिल नहीं होगा ये पढ़ना, और साफ साफ सीधा सीधा पॉइंट नजर आएगा कि हाँ 1 2 3 4, और उस तरह से उसको मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा चीज हमें यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वहां पे आप जरूर से अंडरलाइन कर दे जो आप चीज बताना चाहते हैं। जहाँ से कि देख सकते हैं कि सर ने यहाँ पे शक्तियों पे अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि ये राज्यपाल को शक्तियां देता है, उसी तरह लोकतंत्र की मूल भावना की उपेक्षा का मुद्दा है, उसे भी इन्होंने अंडरलाइन किया। तो ये महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाहता था कि ये आप ध्यानपूर्वक दें। और उसके बाद वे फॉरवर्ड जो आगे की राह है उसे भी इन्होंने बताया, और उसे भी बहुत ज़्यादा पैराग्राफ में ना लिख के छोटा सा मतलब देख सकते हैं आप डैश दे के कुछ कुछ बातें जो सजेस्ट करनी है वो उन्होंने किया। और फिर से वही बात, इन्होंने बहुत लंबे लंबे लाइंस नहीं लिखे हैं, छोटे लिखे हैं लाइंस, कोई भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, और बहुत हिंदी के कोई क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, जिससे कि पढ़ने वाला एकदम से बहुत आतंकित ना हो जाए पढ़ के। तो ये चीजें बातें आप नोटिस करेंगे, कहीं पे भी इन्होंने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो है वगैरह ये सब लगाते हैं वो इन्होंने नहीं लगाया है, ये भी आप देखेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो कंक्लूजन होता है लास्ट का वो उन्होंने आगे की राह वे फॉरवर्ड को लिख दिया है, और इस तरह से ये प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया है 10 नंबर का। तो आप इस एकमात्र प्रश्न से समझ सकते हैं कि किस तरह से उत्तर लेखन करना है आपको। सबसे पहले आपको अपना इंट्रो लिखना है जो सवाल में पूछा गया है, और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न जो पूछा जाए आप वही लिखे, अपने तरफ से कुछ ना लिखे, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है बल्कि ये आपका यूपीएससी का एग्जाम है। तो फालतू कुछ भी इधर उधर का नहीं लिखना है, तो ही आपको सही मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो में इन्होंने डेफिनेशन लिख दिया, उसके बाद जो भी इसमें हाईलाइट करने के लिए पूछा गया था, तो जो भी नए प्रावधान इसमें आए थे, इस एक्ट में जो भी चेंजेस किए गए थे उसको इन्होंने यहाँ पे एक चार्ट बना के, एक आपका टेबल बना के लिख दिया इन्होंने, और उसके बाद उसमें जो भी मुद्दे हैं उसको उन्होंने पॉइंट वाइज लिख दिया, और आगे की क्या समाधान हो सकती है उनको भी इन्होंने पॉइंट वाइज लिख दिया। तो देख सकते हैं आप कि इसमें अब हिंदी हो या इंग्लिश हो, इस तरह से ही लिखेंगे तो कोई मार्क्स नहीं कटता है आपको, हिंदी में भी संपूर्ण अंक आपको मिलते हैं। उसी तरह आप अगला भी प्रश्न देखेंगे तो इसमें है कि क्या 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में राजद्रोह कानून को जारी रखने के लिए वैध तर्क विद्यमान है। इसमें संबंधित वाद विवाद के आलोक में चर्चा कीजिए, डिस्कस कहा गया है। आप ये सब चुनेंगे कि क्या कहा जा रहा है, वाद विवाद पे चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है, डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे आप तर्क वितर्क जो भी है उसके पक्ष में, उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में दोनों ही पॉइंट आपको देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर ने सबसे पहले तो ये जो पूछा गया है सेडिशन लॉ से रिलेटेड, तो उसको इन्होंने किस आर्टिकल में किस धारा में है उसे इन्होंने लिख दिया है, यानी एक छोटा सा इंट्रो लिखा है, 2-3-4 लाइन में ही इंट्रो को समाप्त किया है। आप सीख रहे हैं तो बार बार इस चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों पे आप ध्यान दें, क्योंकि उत्तर तो आप भी लिखते हैं और भी लोग लिखते हैं, लेकिन क्यों कम मिलता है मार्क्स, तो यही छोटे छोटे बातों पे आपको ध्यान लिखना है। बहुत भारी भरकम इन्होंने इंट्रो नहीं लिखा, बहुत छोटा सा इंट्रो लिखा है, और उसमें इन्होंने डिफाइन कर दिया आईपीसी की धारा 124 को कि उसमें ये चीज़ें दी गई है, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को उन्होंने अंडरलाइन भी कर दिया है। उसके बाद डायरेक्ट कोई लंबी चौड़ी ये ना बांधते हुए इन्होंने डायरेक्ट पॉइंट एक उसका सब हेडिंग बनाया और उसमें पॉइंट्स वाइज लिख दिया कि पक्ष में क्या बातें हैं 1 2 3 4 इस तरह से, और उसी तरह विपक्ष में क्या चीजें हैं वो 1 2 3 4 इस तरह से कर दिया, और आगे की राय यानी कंक्लूजन क्या हो सकते हैं उसे इन्होंने पॉइंट में फिर लिख दिया, कंक्लूजन भी 1 2 3 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखेंगे जो भी एग्जामिनर है वो चेक करेगा कि हाँ विपक्ष में ये बातें हैं 1 2 3 4 पढ़ लेगा, और पक्ष में क्या बातें हैं
हैं और उसके बाद आगे की क्या रहा है पढ़ लेगा। तो कितना सरल हो गया, तो मार्क्स जरूर मिलेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे तो पूरे कॉपी में इन्होंने पूरे सभी प्रश्नों का उत्तर इसी तरह दिया है। एक इंट्रो छोटा सा लिखा है, उसके बाद डायरेक्ट पॉइंट वाइज आंसर्स लिखे हैं इन्होंने, कोई टेबल बना दिया है, कोई छोटा सा मतलब डायग्राम बना दिया है और उसमें सभी चीज़ों को लिख दिया और फिर कंक्लूजन को भी पॉइंट्स में लिख दिए हैं। तो पूरा कॉपी आप चेक करेंगे तो इसी तरह इन्होंने लिखा है। कहीं भी पैराग्राफ में या लंबे चौड़े और या क्लिष्ट भाषा में या लंबे चौड़े शब्दों का बहुत बड़े बड़े वाक्य इन्होंने सेंटेंसेस नहीं लिखे हैं। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट आपको सीखनी है उत्तर लेखन करते में। देखेंगे आप तो सर की कॉपी से आपको मुझे आशा है कि उत्तर कैसे लिखना है जिसमें जीएस में अच्छे मार्क्स मिलेंगे वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रो में आपको अगर जो शब्द है उसको डिफाइन करना है। अगर कुछ आपको डाटा याद है किसी आर्टिकल से संबंधित तो वो है तो वो आप लिख सकते हैं। कोई फैक्ट अगर आपको याद है तो आप वो लिख सकते हैं। और बहुत लंबा इंट्रो ना लिखे, 2-3-4 लाइंस बहुत हो गए। उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाइए प्रश्न में, देखिए कि क्या बोल रहा है, डिस्कस करने या हाईलाइट करने या इन्यूमरेट करने, ये सभी चीज़ें आप देख लेंगे। एक वीडियो में आपको सेपरेट बना दूंगा कि ये जो एंडिंग वर्ड होते हैं उसमें किस तरह से क्या लिखा हुआ है तो आपको किस तरह से उत्तर लिखने चाहिए, तो वो आप देख लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाइए, जो भी उसके मुद्दे हैं पक्ष विपक्ष सब कुछ आप पॉइंट वाइज लिखिए और लंबे लंबे वाक्य ना लिखे, छोटे लिखे। और इस तरह से जैसे कि करता है या कर रहे हैं, इस तरह से जो वाक्य आप कंप्लीट करने की आपको आदत है ना, ये भी आपको छोड़ना होगा। आप इनकम्प्लीट किए ही लिख सकते हैं, उसमें मार्क्स नहीं कटते हैं और आपके समय बचते हैं, जिससे कि आप पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी आपको हैबिट बनाना होगा। मुझे पता है कि आपको ये हैबिट नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको करना होगा तो ही आपका वक्त बचेगा और फिर आपके उत्तर अच्छे होंगे। जो इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में आपके उत्तर उनके लेवल के होंगे तो मार्क्स भी आपको वैसा ही मिलेगा। यहाँ आपके जो ऑप्शनल पेपर में अगर हिंदी साहित्य वगैरह है तो वहाँ आपको कंप्लीट लाइन लिखना है, क्योंकि वहाँ पे फिर मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आप अधूरे लिखते हैं, वाक्य कंप्लीट नहीं करते हैं तो। लेकिन यहाँ जीएस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये आप देखेंगे कि आपको लाइन्स कंप्लीट नहीं करने हैं, बल्कि जो महत्वपूर्ण बात है बस उतना तक लिखना है और पॉइंट्स में लिखने हैं सारे चीज़ें आपको। और उसके बाद आपको जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप जो है सब हेडिंग वगैरह जरूर दे। जैसे यहाँ इस प्रश्न में इन्होंने दिया शहरी क्षेत्र में विकास के कारण और उसको अंडरलाइन करके उसको एक बॉक्स में डाल दिया, तो इसे सब हेडिंग करते हैं और सब हेडिंग आप डालें। और उसके बाद कंक्लूजन को भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जैसा सर ने लिखा है। जो भी आप बात सुझाना चाहते हैं उसे आप पॉइंट में 1 2 3 4 करके कंक्लूजन लिख सकते हैं। उसके लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि ये इसका वे फॉरवर्ड है। तो ये आपने सर की कॉपी से सीखा, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं सर की कॉपी को और अच्छे से हर एक प्रश्न को देख के और अच्छे से आप सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम और टॉपर्स के कॉपी को देखेंगे कि वो अपने उत्तर कैसे लिखते हैं और उससे भी सीखेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आपके क्वेरीज हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।